जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने स्टूडेंट्स बात की थी कि बोनस कैसे कैलकुलेट होता है, हेल्सी की स्कीम और रवान की स्कीम जो है वो कैसे यूज़ की जाती है, क्या फार्मूलाज होते हैं। और उसी से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि एक एग्जांपल दी हुई है नोट्स के अंदर। और इस एग्जांपल में वो कह रहा है द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द जॉब ए जॉब के लिए डाटा दिया हुआ है। एम्प्लॉइज बेसिक रेट दिया हुआ है आपको $4.8 पर आवर का। सो बेसिक रेट आपको प्रोवाइडेड है 4.8। उसके बाद टाइम अलाउड, ठीक है जी, टाइम अलाउड कितना दिया हुआ है 1 आवर। और टाइम टेकन उसने कहा है 36 मिनट्स हैं। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपकी रेट ऑफ पेमेंट जो है वो आवर में है या मिनट्स में है। तो चूंकि हम आवर्स में पे करें तो एवरी डाटा शुड बी इन आवर्स। तो 36/60 करेंगे तो ये कितने आवर्स बनते हैं, 0.6 आवर्स बनते हैं। ठीक है। अब अगर हम हेल्से का फॉर्मूला यूज करें तो हेल्से का फॉर्मूला क्या था, हेल्से का था जी टाइम अलाउड डिवाइड बाय टाइम अलाउड डिवाइड बाय माइनस टाइम टेकन डिवाइड बाय 2। टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन डिवाइड बाय 2 इनटू द बेसिक रेट, यही है। सो टाइम अलाउड कितना है जी हमारे पास 1 आवर माइनस 0.6 आवर्स टाइम टेकन डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय द बेसिक रेट इज 4.8। बताएं जी क्या आता है आंसर जल्दी से। एवरेज लेना ना इसका, 0.4 डिवाइड बाय 2, 0.2 इंटू 4 जी जल्दी जल्दी कैलकुलेट करें। 0.96 डॉलर जो है ये बोनस निकलेगा अकॉर्डिंग टू द हेल्थ से प्लान। रुवान का क्या प्लान है, क्या फार्मूला होता है, टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू द बेसिक रेट। टाइम टेकन कितना था 0.6, टाइम अलाउड 1, टाइम सेव्ड 0.4 और बेसिक रेट है 4.8। अब जरा कैलकुलेट करें जल्दी से जी। 1.152 डॉलर पर आवर, ठीक है, जो बोनस है हमारी अमाउंट निकल आई। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स, जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, वो है आपका लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ जब छोड़ के चले जाते हैं आपके बिजनेस को या आपकी कंपनी को, क्यों छोड़ते हैं, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। अब उनका जो छोड़ना है वो बेसिकली शो क्या करता है, डिससेटिस्फैक्शन को शो करता है या डीमोटिवेशन को शो करता है कि आप उनको शायद अच्छा पे नहीं कर रहे हैं, शायद आपकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी ना हो। तो लेबर टर्नओवर से हम ये मेजर कर सकते हैं कि एवरेजली कितने लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं किसी और कंपनी के लिए, किसी और कंपनी के लिए काम करने के लिए वो हमें छोड़ के चले जाते हैं, या क्यों हमें छोड़ के चले जाने का मतलब ये है कि हम लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे। क्या फॉर्मूला होगा जी इसका, नंबर ऑफ लीवर्स हु रिक्वायर रिप्लेसमेंट, कि जितनी भी हम रिप्लेसमेंट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 10 इंप्लॉयज़ आपको छोड़ के चले जाते हैं और 10 इंप्लॉयज़ ही हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं, राइट। बात समझ आ रही है। डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, एवरेज से मुराद क्या है, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कैसे कैलकुलेट होते हैं, ओपनिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ डिवाइड बाय क्लोजिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ डिवाइड बाय 2। फॉर एग्जाम्पल साल के शुरू में थे हमारे पास 50 इंप्लॉयज़, साल के एंड पे थे 60 इंप्लॉयज़, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 110 डिवाइड बाय 2 कितने हो गए 55। तो अगर हमने लेबर टर्नओवर निकालना है, 10 रिप्लेसमेंट है, 10/55 इंटू 100 कितना आएगा आंसर जी, बताएं मुझे जल्दी से। 18.18% जो है एम्प्लॉयज हमें छोड़ के चले जाते हैं। अब वो क्यों छोड़ के जाएंगे, व्हाट कैन बी द रीजंस बिहाइंड इट। अब हम इन रीजंस को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। हम कहते हैं कि कुछ ऐसे रीजंस हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं, लाइक कि अगर कंपनी चाहे तो इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप वर्कर्स को अच्छी रेम्यूनरेशन पे नहीं कर रहे तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसको अवॉइडेबल को कंट्रोलेबल भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, कंट्रोलेबल। फिर उसके बाद आपकी वर्किंग जो कंडीशंस हैं वर्कर्स की, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वो अच्छी नहीं है। फॉर एग्जांपल
जहाँ पे वो काम कर रहे हैं। सो वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव कर लेंगे तो क्या होगा, हम उनको रोक सकेंगे। इसी तरह लैक ऑफ प्रमोशन से क्या मुराद है कि हम अगर उनको प्रमोशन नहीं दे रहे तो इसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है ताकि उनको रोका जा सके। और उसके साथ साथ हमारे सामने आ जाती है जी लैक ऑफ ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज। ट्रेनिंग भी देंगे तो क्या होगा, वर्कर्स को हम रोक सकते हैं। अनअवॉइडेबल रीजंस क्या हैं कि हम उनको नहीं रोक सकते, जैसे कि रिटायरमेंट की एज आ गई, आपने उनको रीलोकेट कर दिया, कहीं पे किसी और शहर में भेज दिया, उसकी वजह से वो छोड़ के चले जाते हैं, या इलनेस है या डेथ है या और भी रीजंस हो सकते हैं, उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर वर्कर छोड़ के चले जाते हैं तो उससे रिलेटेड हमें क्या क्या कॉस्ट बियर करनी पड़ सकती है। पहले नंबर पे हमें दोबारा से एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, सिलेक्शन करनी पड़ेगी, नए लोग हायर करने पड़ेंगे। नए लोग आएंगे तो वो गलतियां भी करेंगे, उससे नुकसान भी होगा। उसके बाद हमें उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, उस पर भी हमारा टाइम लगेगा। देन एफिशिएंसी लेवल भी कम होगा, पुराना वर्कर है, एक्सपीरियंस था, नया वर्कर आएगा वो उतना काम नहीं कर सकता। वर्किंग कंडीशंस जो हैं वो भी हमें इंप्रूव करनी पड़ेंगी, उसका भी खर्चा होगा। ऑब्वियसली आपने लाइटिंग, हीटिंग, कूलिंग वगैरह का सिस्टम अपडेट करना है तो उसके लिए भी। फिर वर्किंग गुड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, उनको सैलरी वो पे करनी पड़ेगी जो मार्केट में चल रही है। सिंपल इसकी डिस्कशन थी, इसमें कोई भी टेक्निकलिटी नहीं थी। अब हम आते हैं जी रेशोज़ के ऊपर, और परफॉर्मेंस को, अगर लेबर की परफॉर्मेंस को मेजर करना है तो हम उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ रेशोज़ कैलकुलेट करते हैं, जिसको हमने MA1 MA2 में सीखा भी हुआ है पहले का। तो पहली जो रेशो है उसको क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी रेशो। एफिशिएंसी रेशो कैसे कैलकुलेट होती है, स्टैंडर्ड आवर्स जो हम एक्सपेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्टिविटी के कितने हमें घंटे लगने चाहिए, डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स वर्कड। ठीक है जी, कितने घंटे हमें लगे, राइट जी, क्लियर होगी बात। तो स्टैंडर्ड आवर्स ओवर एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर एग्जांपल हमें घंटे लगने चाहिए थे 100 और एक्चुअली उस बंदे को वही काम करते हुए लग गए 220 आवर्स। मल्टीप्लाई करें इसको 100 से तो कितनी एफिशिएंसी निकलती है 100 over 220 मल्टीप्लाई बाय 100 जी 45%। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा वर्कर एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है, हम इसको कंपेयर किससे करेंगे, 100% से। अगर ये 100% या उससे ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यार एफिशिएंसी अच्छी है। अगर 100% से कम होगी तो एफिशिएंसी अच्छी नहीं है। फिर हम एक रेशो कैलकुलेट करते हैं जिसको बोलते हैं आइडल टाइम रेशो। आइडल टाइम ये बताती है, ये रेशो ये बताती है कि वर्कर्स एवरेजली कितनी देर आइडल बैठे रहते हैं या कितना % आइडल बैठे रहते हैं। क्या फॉर्मूला होगा, आइडल आवर्स डिवाइड बाय टोटल आवर्स या बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर एग्जांपल एक वर्कर है वो 20 घंटे आइडल बैठता है और हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टोटल आवर्स वो काम करेगा 100। सो 20 ओवर 100 इंटू 100 कितने % आइडल टाइम परसेंटेज आ रही है, 20%। फिर कैपेसिटी रेशो। कैपेसिटी रेशो हमें ये बताती है कि वर्कर्स क्या ज़्यादा काम कर सकता है, वर्कर्स के अंदर कैपेसिटी है काम करने की ज़्यादा या नहीं। क्या फॉर्मूला होगा, एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय द बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल आवर्स फॉर एग्जांपल उसने काम किए थे जी 200 घंटे, बजटेड आवर्स थे उसके लिए 150 मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आता है आंसर, 200 over 150 133.33%। अच्छी बात है बुरी बात है, अच्छी बात है। कैपेसिटी रेशियो को ग्रेटर देन 100% होना चाहिए। प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो जी, प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो ये है कि हम एफिशिएंसी रेशियो को कैपेसिटी रेशियो से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, या हम एक फॉर्मूला भी लगाते हैं जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, स्टैंडर्ड आवर्स ओवर बजटेड आवर्स, स्टैंडर्ड ओवर बजटेड आवर्स इनटू 100। एक मिनट मुझे दीजिएगा। हेलो, हम बात कर रहे थे प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो की। प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो हमें बताती है कि विद इन गिवन आवर्स जो हमारे, यानी कि ये एक्टिविटी को बताती है कि एक एक्टिविटी को करने में घंटे कितने लगने चाहिए थे और कितने लगे। ठीक है, लगने कितने चाहिए थे,
लगने कितने चाहिए थे मींस कि क्या होना चाहिए, हम इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, स्टैंडर्ड आवर्स को डिवाइड किससे कर रहे हैं, बजटेड आवर्स से। यानी कि बीच में हमारा वॉल्यूम का एलिमेंट आ रहा है। वॉल्यूम क्या है, प्रोडक्टिविटी, कि प्रोडक्शन करते हुए हमें कितना टाइम लगना चाहिए था, हमारा बजट क्या था और एक्चुअल एक्टिविटी को लगा कितना, तो उसको हम देख रहे हैं इन द सेंस ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स ओवर बजटेड आवर्स। अब यहां पे स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एग्जांपल 100 हैं, बजटेड आवर्स हैं 150, इंटू 100 करेंगे तो क्या आता है आंसर, 66.67% आता है, राइट। तो इस तरीके से हम प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा चैप्टर था जी, लेबर का चैप्टर नंबर 4 था बेसिकली, 2 3 4 फोर्थ चैप्टर था हमारा जो हमने कंप्लीट किया है। मेजॉरिटी जो है ऑफ द डिस्कशन वाज फ्रॉम द मेजर डिस्कशन वाज फ्रॉम द प्रीवियस पेपर्स, लेकिन इसके अंदर मैंने कोशिश की कि आपको उसी डिटेल में पढ़ाया जाए जिस पर डिटेल में आपने पहले पढ़ा हुआ है या अंडरस्टैंड किया हुआ है, ठीक है। अब इसके ज़रा क्वेश्चंस को आप ज़रा देखें कि क्वेश्चंस कैसे टेस्ट करता है वो एग्ज़ाम में, और क्या आप इनको हैंडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इवन दो कि आप उसको बेस्ड ऑन द प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग अगर आपको नॉलेज है ना तो यू कैन ट्राई दिस। एग्ज़ाम किट पे जाते हैं जी, और कौन सा है जी क्वेश्चन, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नज़र नहीं आएंगे इसमें, इसलिए कि उसको अंदाज़ा है कि ये स्टूडेंट्स का एरिया जो है वो बेहतर होता है। लें जी, अकाउंटिंग फॉर लेबर के क्वेश्चंस जो हैं वो कहता है 187 में, देखिएगा 187 में वो कह रहा है कि अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म इज वेरी बिजी एंड ओवर टाइम इज बीइंग वर्कड, आपको ओवर टाइम करने की जरूरत पड़ती है। What would be the amount of overtime premium contained in the direct wages normally be classed as, कि आपका जो ओवरटाइम प्रीमियम है उसको इनडायरेक्ट वेजेस नॉर्मली बी क्लासिफाइड एज, कैसे उसको कंसीडर करेंगे जी, हम इसको हम लेके जाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर। नॉर्मली हम इसको ऐसे ही ट्रीट करते हैं ना, फैक्ट्री ओवरहेड्स की तरह। क्वेश्चन नंबर 188, इनडायरेक्ट कॉस्ट 188 जी। सबसे पहले देखें, क्वेश्चन को पढ़ना है हमने, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। वो ये कह रहा है व्हाट आर द ग्रॉस वेजेस। अब यहाँ पे आप जरा देखें इसकी लेंथ क्वेश्चन की, वो आपसे पूछा है कि आपने क्या कैलकुलेट करना है, ग्रॉस वेजेस कैलकुलेट करने हैं फॉर दिस एम्प्लॉई, इस एम्प्लॉई की बेस्ड ऑन द टाइम रेट ऑफ $6.5 पर आवर। क्या रेट है जी आपका पेमेंट का, 6.5 प्लस द प्रोडक्टिविटी बोनस बेस्ड ऑन द टाइम टेकन ओवर टाइम अलाउड इनटू द टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय द रेट पर आवर। ये उसने अब आपको बोनस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दे दिया है। ग्रॉस वेजेस की बात कर रहा है, ग्रॉस वेजेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एक बेसिक फॉर्मेट क्या होता है वेजेस को कैलकुलेट करने का। वी टेक द बेसिक फर्स्ट, बेसिक पे या बेसिक वेजेस कैलकुलेट करते हैं विच इज विदाउट एनी इंसेंटिव्स, विदाउट एनी डिडक्शंस, उसको हम बोलते हैं बेसिक पे या बेसिक वेजेस। कोई भी ऐसे वेजेस जिसमें ना कोई डिडक्शंस हैं, ना ही आपको कोई टैक्स की अमाउंट डिडक्ट हुई हुई है, ना ही उसके अंदर से कोई भी आपकी बेनिफिट्स ऐड हुए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस पे। ग्रॉस पे में जब हम बेनिफिट्स ऐड करते हैं, जैसे कि बोनस है, कमीशन है, जैसे कि आपके TADA अलाउंसेस हैं, हाउस रेंटल है, या जो एम्प्लॉय को बेनिफिट्स कंपनी प्रोवाइड करती है कमीशंस की फॉर्म में, बोनसेस की फॉर्म में, दैट इज एडेड इनटू द बेसिक पे, तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस पे या ग्रॉस वेजेस बोलेंगे। ठीक है, इसमें से हम क्या माइनस करते हैं, डिडक्शंस। इसमें से डिडक्शंस कुछ करते हैं, उसकी सैलरी में से कुछ पैसे काटते हैं। डिडक्शन कौन कौन सी हो सकती है जी, बाय द वे, एक तो टैक्स की है जिसको हम यूके के अंदर बोलते हैं PAYE, पेई। PAYE का मतलब क्या हुआ, पे एज यू अर्न। जब भी आप कुछ पैसे कमाते हैं ना यूके में, फॉरेन टैक्स अथॉरिटी आ जाती है, कहती है जी 15% आप टैक्स दे दें, आपने ये कमाया है तो 15% टैक्स दे दें। बाहर के मुल्कों में जो आपको मेजर चीज मारती है ना वो टैक्स है।
टैक्स मारता भी बहुत है और उसका आपको फ़ायदा भी बहुत होता है, ठीक है। जैसे कि आपको टैक्स देने का फ़ायदा क्या होगा, आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री है अप टू द ग्रेजुएशन, आपका मेडिकल फ्री होता है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो ये पे एज यू अर्न जो है ये डिडक्ट हो जाएगा आपकी सैलरी में से। अच्छा, एक और डिडक्शन है, जैसे आपने कोई एम्प्लॉय ने लोन लिया हुआ है अपनी कंपनी से, लोन की अमाउंट भी जो है वो भी क्या हो जाती है, डिडक्ट हो जाती है। और क्या डिडक्ट होता है, एम्प्लॉई एनआईसी, नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉई। मैंने आपको बताया था कि जो एनआईसी होता है ना यूके के अंदर, आप हर एम्प्लॉई की ना इंश्योरेंस करवाते हैं कि खुदा न खास्ता कोई मिसहैप ना हो जाए, वर्कर काम कर रहा है उसको, उसके साथ कोई मिसहैप ना हो जाए, उसका बाजू मशीन में ना आ जाए, इंजर्ड ना हो जाए, तो उसकी वजह से यूके के अंदर हर एम्प्लॉई को क्या करना पड़ता है, एनआईसी लेना पड़ता है। या इवन दो कि आप एक जब सिटीजन बन जाते हैं ना उस मुल्क के अंदर, तो आपका एनआईसी अलाउंस शुरू हो जाता है। और ये एनआईसी का जो कंट्रीब्यूशन है ना, डिपेंड्स ऑन योर एज, डिपेंड्स ऑन योर सैलरी, ठीक है। कभी मौका मिलेगा तो आपको मैं दिखाऊंगा कि यूके में हम कैसे कंप्यूट करते हैं सैलरीज और वेजेस को, तो वहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि एनआईसी हम डिडक्ट करते हैं किसकी, एम्प्लॉई की। यानी कि इसके अंदर आप एनआईसी के अंदर ना, ये एक किस्म की इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ली हुई है एम्प्लॉय की, एक इंश्योरेंस करवाई हुई है एम्प्लॉय की। इसके अंदर दो लोग काम पार्टिसिपेट करते हैं, एक होता है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई देता है ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉई, और एक एम्प्लॉई अपना भी पैसे कटवा रहा होता है, यानी कि अपनी भी इंश्योरेंस के पैसे दे रहा होता है, साथ एम्प्लॉयर भी उसके लिए पे कर रहा होता है। जैसे पाकिस्तान में आपका प्रोविडेंट फंड होता है ना, प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉई भी पार्टिसिपेट कर रहा है, एम्प्लॉई भी अपने पैसे कटवाता है सैलरी में से, और एम्प्लॉयर भी उसके लिए पैसे देता है। तो ये फंड बना दिया जाता है और हर महीने उसकी पैसे काट दिए जाएंगे। कई दफ़ा ये इक्वल होता है, कई दफ़ा अनइक्वल होता है, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि 50-50 दोनों करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जी, आप एक फंड है, 50 रुपये एम्प्लॉयर देता है मिस्टर इनाम के लिए, इनाम साहब की इंश्योरेंस कराई हुई है, ठीक है, और इनाम साहब अपने भी पैसों में से 50 रुपये डिडक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो हम सैलरी की बात करते हैं या वेजेस जो हम कंप्यूट कर रहे हैं, विच इज़ बेसिकली द डिडक्शंस व्हाट आई एम गेटिंग इट फ्रॉम हेयर, इट इज़ द एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन, नॉट द एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा, और डिडक्शन कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि आपका पेंशन स्कीम ली हुई है आपने, वर्कर्स की पेंशन, जब वो रिटायर हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, 60 साल से ऊपर हो जाएंगे, तो उनको पेंशन मिलेगी, उसके लिए एक फ़ंड बना दिया जाता है, ठीक है, और उस फंड में से पैसे आपको दिए जाते हैं। अच्छा, एक और डिडक्शन है, जैसे कि चाइल्ड केयर है आपका, फॉर एग्जांपल द फैमिली सेपरेटेड, सो द एम्प्लॉई हैज़ टू टेक केयर ऑफ द किड्स, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे एक एम्प्लॉई है, उसको ये डिसाइड होता है, कोर्ट ये डिसाइड करती है कि बच्चे की जो अपब्रिंगिंग है या उसके लिए जो खर्चा है उसकी डिडक्शन भी किस में से होगी, उसकी सैलरी में से हो जाएगी। पाकिस्तान में तो कानून ये है ना कि खुदा न खास्ता डाइवोर्स हो जाती है, तो क्या होता है, जो वालदा होती है, अगर वालदा केयर कर रही है तो बाप जो है वो खर्चा ही बंद कर देता है, ठीक है। हमारे नेबर्स में से एक ये केस हुआ है अभी रिसेंटली, बड़ा एक बुरा केस हुआ है बाय द वे, और गलती जो है मैं ये समझता हूँ कि मेल साइड से है, और वो बच्चियाँ उनकी छोटी छोटी हैं, उसने बाप ने बच्चियाँ रख ली हैं, बीवी को घर भेज दिया, ठीक है। ऐसे भी जलालत होती है, ऐसे भी लोग करते हैं बाय द वे। तो इतनी छोटी सी बच्ची को वालदा ही टेक केयर कर सकती है, वालिद तो टेक केयर नहीं कर सकता ना। तो बहरहाल अब क्या होता है कि पाकिस्तान में तो कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती है ना, कि कानून बना दिया कि जी बाप ने इवेंचुअली बाप ने स्पॉन्सर करना है, या बाप को जो है वो उसको टेक केयर करनी चाहिए, बच्चों की जो है खर्चा पानी देना चाहिए, लेकिन बाप देते नहीं है डिवोर्स के बाद। जी, उसमें से हाँ जी, अगर आप देखें, ये जो डिडक्शंस होती हैं कुछ ऐसी होती हैं जिसको हम बोलते हैं टैक्स अलाउबल एक्सपेंसेस, कि हम उसको टैक्स अथॉरिटीज़ वाले कहते हैं कि यार इसके ऊपर आपको टैक्स देना नहीं बनता। ये एम्प्लॉई की बात कर रहा हूँ। एम्प्लॉयर का भी जो होता है ना, एम्प्लॉयर का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, चूँकि हम सैलरी किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं, एम्प्लॉई की कर रहे हैं। तो वहाँ पे ये इस तरह के जो खर्चे होते हैं ना, इसके ऊपर आपको टैक्स देने की ज़रूरत
नहीं होती। एक और हम अगर इसको रिलेट करें तो जैसे अगर आपने कोई बैंक से लोन लिया हुआ है ना और लोन के ऊपर आप सूद देते हैं तो क्या होता है, आपको टैक्स अथॉरिटीज वाले छूट देते हैं, आपको वो उस खर्चे के ऊपर आपको टैक्स कुछ नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए बाहर के मुल्कों में ना ये लोग प्रेफर इसलिए घर बनाना लोन पे करते हैं या मॉर्गेज पे करते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है। उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपने कोई बच्चे की चाइल्ड केयर कर रहे हैं, उसके लिए आप एक अमाउंट अपनी सैलरी में से कटवा के बच्चे के लिए बेचते हैं तो वो भी डिडक्शन होगी। ये प्रैक्टिकली मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब ये डिडक्शंस माइनस करके हमारे पास अब ये जो सैलरी आती है इसको हम क्या बोलते हैं, नेट पे बोलते हैं। नेट पे वो सैलरी होती है जो इवेंचुअली इट कम्स इनटू योर अकाउंट, इट कम्स इनटू योर पॉकेट। वो मनी, वो पैसा नेट पे कहलाती है। यहाँ तक कोई चीज़ समझ ना आई हो तो अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछे ना कभी कि जी आपको नेट कितनी मिलती है तो वो आपको बताएंगे कि मुझे आप कभी पूछते ना कि आपकी सैलरी कितनी है तो वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आंसर दे रहे होते हैं कि यार हमारी इतनी है, इतने टैक्स कट जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ठीक है। तो बाय द वे ये पूछना नहीं चाहिए, ये बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है कि कोई ओपनली आप किसी से पूछें कि भाई आपकी सैलरी कितनी है। एक सीक्रेट होता है, इसके अंदर आपका एक भरम भी होता है। ज़रूरी नहीं कि आप किसी को बताने बैठ जाएं कि मेरी 5 लाख सैलरी है, लोग बड़ी तारीफ भी करेंगे आपकी। आप बताएं कम सैलरी है तो लोग आपका मजाक भी उड़ाते हैं। हमारे मुल्क के अंदर तो ये चीज़ है, ठीक है। तो मर्द से कभी उसकी सैलरी ना पूछें और ख़ातून से कभी उसकी एज ना पूछें, ठीक है। लेकिन आजकल अब ये दोनों के साथ सेम सिलसिला चल रहा है, दोनों ही वर्किंग होते हैं मोस्टली। अब लें जी, क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं और इसको देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हैंडल कैसे किया जाएगा। यहाँ पे उसने ग्रॉस का वर्ड यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे उसने नेट का वर्ड यूज़ नहीं किया, इसलिए मैंने इतनी लंबी तमहीद आपको इसलिए बांधी है कि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए कि सैलरीज और वेजेस कैसे कंप्यूट किए जाते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि आप जब किसी कंपनी में जाएंगे जॉब के लिए, आपने अप्लाई किया हुआ है और आपसे इंटरव्यू पूछता है कि भाई आप मेरे से सैलरी कितनी एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है बाय द वे कि एम्प्लॉयर आपसे जब पूछता है ना कि आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं हमसे सैलरी लेना, तो वो जो सैलरी आप बताएंगे वुड यू बी रेफरिंग टू द बेसिक पे, ग्रॉस पे और द नेट पे? कौन सी सैलरी पे निगोशिएट करेंगे या डिस्कशन करेंगे कि आपको मिलनी चाहिए? बेसिक पे आपको बेसिक मिले 2 लाख रुपया, ठीक है, और पैसे आपकी जेब में आए 50,000 रुपया खटखटा के, फायदा होगा नुकसान होगा? नेट पे आप निगोशिएट करते हैं। इवेंचुअली हाउ मच यू विल गेट इन योर पॉकेट? आई विल गेट अराउंड फॉर एग्जांपल 200K, तो इट मींस कि आई एम गेटिंग सम बेनिफिट आउट ऑफ इट, ठीक है। अब ये जो ग्रॉस पे होती है ना, ये बेसिक पे डिपेंड कर रही होती है। ये जो बेनिफिट्स होते हैं ये बेसिक पे होते हैं। बेसिक जितनी ज्यादा होगी बेनिफिट्स भी उतने ज्यादा होते हैं और डिडक्शंस भी उतनी ज्यादा होती है। अब मुझे एक नेस्ले का एम्प्लॉय मिला, ही इज अ प्रोडक्शन, ही वर्क्स ऑन अ प्लांट, एक्चुअली ही इज एन इंजीनियर। नेस्ले की जो पानी का सेगमेंट है ना, बिजनेस जो है उसको देखता है। तो उसने मुझे बताया कि इनाम साहब, नेस्ले जो है कंपनी में हमें सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे बाय द वे, तो हमें सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। लाइक अगर हमें 1 मिलियन मिलता है ना तो हमें कटा के 4.5-5 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आता है। आधे पैसे टैक्स की मद में चले जाते हैं। अब होता ये है कि आपको पता है जितनी अमाउंट एनुअली आप ज़्यादा रिसीव करते हैं तो उतना ही टैक्स आपको ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा पड़ेगा। तो टैक्स की ब्रैकेट जो होती है ना वो बढ़ती जाती है। फिर उसके मुताबिक आपकी पेंशन की कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा, आपकी इंश्योरेंस का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा। आर यू गेटिंग मी? तो आपको वो जो डिडक्शंस भी होती है ना वो इसी तरह ज़्यादा होती हैं। अब हम एक कंपनी के साथ काम करते थे, तो यूके की वो बड़ी अच्छी कंपनी है, टेक कंपनी थी बेसिकली, और उसके जो डायरेक्टर्स थे ना उनकी सैलरी थी 8,000 पाउंड अ मंथ, 8,000 अ मंथ, ठीक है। 8,000 पाउंड पर मंथ वाज द what it was supposed to be. It was basically the basic pay.
ठीक है, सॉरी ग्रॉस पे, ग्रॉस उनको इतना मिल रहा था, लेकिन वो कट कटा के उसकी जेब में पता कितने जाते थे? 5,500 पाउंड, 5,200 पाउंड, मेरा 5,200 पाउंड जाते हैं, टैक्सेस की मद में इतने पैसे चले गए। अब देखिए ना, एक बंदा है उसकी सैलरी 9,000 है, उसको कट कटा के 6,000 मिलते हैं, तो 3,000 आपको दुख तो होगा ना यार, 3,000 मेरी सैलरी में से काट ली है इन्होंने, ठीक है। तो लिहाजा आप बाहर के मुल्क में ना सारी ज़िंदगी टैक्स पे करते रहते हैं, और टैक्स पेमेंट आपकी होती रहती है, उसके फ़ायदे आपको मिलते हैं, ज़रूर मिलते हैं, लेकिन आपको फिर भी दुख बहुत होता है कि यार हम इतने ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में इतने टैक्सेस नहीं है, हालांकि हमारे मुताबिक बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब आप पाकिस्तान से बाहर होंगे ना तो आपको पता चलता है कि यार वाकई टैक्स की भी कोई चीज़ है जो आप टैक्स पे कर रहे हैं, राइट। लें जी, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर दोबारा से। तो इस बात से बहुत सारी और बातें भी जो हैं वो हमारी समझ आ चुकी होंगी। आगे क्वेश्चन जो हैं वो हमारे एनआईसी से रिलेटेड भी आ सकते हैं। वो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कौन कौन सी डिडक्शंस होंगी, कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए। वो कहता है केएल करंटली पेज इज डायरेक्ट प्रोडक्शन वर्कर्स। वर्कर कौन से हैं? डायरेक्ट वर्कर्स हैं। दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। On a time basis at the rate of 6.5 per hour, basic rate is given to you, जो 6.5 है. In an effort to improve productivity, the company is introducing a bonus based on the time taken, overtime allowed, into the time saved, into the rate per hour. The standard time allowed for the worker in assembling department to perform this particular operation. Particular का मतलब होता है एक खास चीज के लिए आप उसको रेफर कर रहे हैं, for a particular. हम कहते हैं ना, I am taking this particular decision for you only. So it is for specific purposes, right? एक यूनिट के लिए. Once has been agreed to 37.5 minutes. कितना टाइम लगना चाहिए एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए? One operation should take 37.5 minutes. If you divide by 60, how many hours it makes? कितना मिलता है जी आपको? घंटे कितने बनते हैं जी? 0.625 पूरा बताइएगा। 0.625 यही है आवर्स, यही है हमारा। चल आप जरा कंफर्म कर लिया करें। इन द फर्स्ट वीक ऑफ द स्कीम्स ऑपरेशन वन एम्प्लॉय हैज परफॉर्म 44 आवर्स। उसने जो काम किया 44 घंटे काम किया, और उसने कितने ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं? 94। अब सबसे पहले तो हमें 94 ऑपरेशंस को टाइम कितना लगना चाहिए था? 94 इंटू 0.625, ठीक है। इसको मैं वन नोट पे ना आपको ज़रा क्लियरली, चूँकि अब यहाँ पे बहुत कुछ लिख दिया है, आपको शायद इतना समझ ना आए। अच्छा जी, तो एक ऑपरेशन के लिए कितना टाइम लगना चाहिए था? 0.625 आवर्स, राइट? ऐसे ही है ना? कितने ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं उसने? 44 को कितना 94 को कितना टाइम लगना चाहिए था? 0.625। यही कैलकुलेट किया था ना आपने जी? 58.75 आवर्स, करेक्ट। एक्चुअली कितना टाइम लगा? दिस इज द एक्सपेक्टेड आवर्स और द स्टैंडर्ड आवर्स जो आपने कैलकुलेट किए हैं। एक्चुअल आवर्स कितने लगे? 44 आवर्स। ऐसे ही है। टाइम सेव कितना हुआ? लगना इतने चाहिए थे, लगे कितने? 44। कितना टाइम सेव हुआ? 14.75। अब सबसे पहले तो हम इसकी बेसिक सैलरी देखते हैं, बेसिक पे कितनी बनेगी। बेसिक पे इज बेस्ड ऑन द नॉर्मल आवर्स ऑफ वर्क। कितने घंटे उसने काम किया? 44 आवर्स। एक घंटे का रेट क्या है? 6.5। ठीक है। कितनी अमाउंट आती है? जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं मुझे। कैलकुलेटर हाथ में होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए कैलकुलेटर। जैसे छोटा बच्चा नहीं होता, माँ अपने छोटे बच्चे को पास रखती है ना, इधर उधर ना हो जाए, तो इस बच्चे को अपने साथ रखना है। 44 इंटू 6.5 286, ठीक है। डॉलर पूरा आता है। बाय द वे आपको एग्जाम में 2 कैलकुलेटर कैरी करने पड़ेंगे, ठीक है। एक बेचारा अगर फौत भी हो जाए ना तो दूसरा काम आ जाए। ये बेसिक पे किसकी है? डायरेक्ट वर्कर था या इनडायरेक्ट वर्कर था? कौन सा वर्कर था ये? शुरू में बता तो रहा है डायरेक्ट वर्कर है। बेसिक पे ऑफ द डायरेक्ट वर्कर गोज वेयर?
जी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में जाती है, कल हमने बड़ी डिटेल में बात की थी ना इसकी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे जाएगी। बोनस कितना है जी उसको मिलेगा, बोनस का फॉर्मूला क्या दे रहा है वो, टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड। टाइम टेकन कितना हुआ है 44, टाइम अलाउड कितना था 58.75, टाइम सेव्ड कितना हुआ 14.75 और द बेसिक रेट कितना है 6.5। बताएं मुझे कितना अमाउंट आती है बोनस की जल्दी से। 70 80 ये दोनों 804 लीव इट। अच्छा जी अब ग्रॉस कितनी आएगी, आप बताएं ग्रॉस कितनी आएगी। बेनिफिट है ना, बोनस इज अ बेनिफिट और नॉट, दें या ना दें, देना चाहिए ना यार, क्यों देना चाहिए, क्यों देना चाहिए बोनस जी। एफर्ट कर रहा है, किस चीज का एफर्ट कर रहा है यार, प्रोडक्टिविटी बोनस है ना भाई, उससे को कितने घंटे काम करना चाहिए था 58.75, उसने वही ऑपरेशंस 94 ऑपरेशंस कितने घंटों में परफॉर्म कर दिए 44, कितने घंटों से उसने टाइम हमारा सेव किया 14.75, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए या नहीं, या उसको जूते मारने चाहिए कि टाइम बचाया क्यों, अप्रिशिएट करना चाहिए ना। तो हमें उसको बोनस देना चाहिए, इट्स कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी बोनस। ये इवेंट बोनस नहीं है, ये प्रोडक्टिविटी बोनस है। हाउ मच द आंसर यू गेट, ये आंसर है जी हमारा, दैट्स इट। उसके बाद हमारे पास किट के और क्वेश्चन है जी, बी आंसर आता है। अच्छा, हाउ वुड द कॉस्ट टू बी रिकॉर्डेड इन द कॉस्ट लेजर इफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर 95,000। देखें जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है, जो भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है उसको हम वर्क इन प्रोसेस में या वर्क इन प्रोग्रेस में लेके जाते हैं, और इनडायरेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट कहाँ जाती हैं WIP में, प्रोडक्शन की कॉस्ट में चार्ज होती है, और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं वो कहाँ जाती हैं ओवरहेड्स में जाती हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड्स में जाती हैं। तो चूंकि वो बात कर रहे हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की एंट्री क्या होगी, डेबिट द वर्क इन प्रोसेस अकाउंट एंड क्रेडिट द वेजेस अकाउंट, वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट। वेजेस एंड सैलरीज हमारा एक्सपेंस होता है बाय द वे, ठीक है। तो ये कितने अमाउंट से जाएगी 95,000 से, 95,000 डेबिट and 95,000 credit. So this is the cost. In other words, this is an expense increase. This is the expense decrease. We are transferring the amount from the wages and salaries to the production cost. ठीक है। ये जो WIP है ना, eventually this cost goes to where? Cost of sales. आपने पढ़ा था ना MA2 के अंदर, cost of sales में चली जाती है, cost of production cost of sales में calculate होती है। Next है जी, इसके लिए आंसर कौन सा बनेगा बाय द वे, अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, हाउ वुड द फॉलोइंग लेबर कॉस्ट बी क्लासिफाइड एज, बेसिक पे ऑफ प्रोडक्शन वर्कर्स डायरेक्ट में जाएगी, सुपरवाइजर वेजेस इनडायरेक्ट, सुपरवाइजर डायरेक्ट वर्कर्स नहीं होते, उनकी सैलरीज वेजेस इनडायरेक्ट, बोनस फॉर सेल्समैन इनडायरेक्ट में, प्रोडक्शन वर्कर्स ओवरटाइम प्रीमियम ड्यू टू द जनरल प्रेशर्स इनडायरेक्ट, हॉलीडे पे, हॉलीडे पे क्या होती है, लीव्स के दरमियान कोई हॉलीडे आपको आ जाती है ना, उसके ऊपर भी आपको सैलरी, जैसे हमें यूजुअली यार ईद की हॉलीडेज मिलती है ना, तो पैसे मिलते हैं उसके ना कि नहीं मिलते, तो विच इज कॉल्ड एज हॉलीडे पे, इट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट, यू कैन नॉट फाइंड आउट फिगर आउट के यार ये हॉलीडे पे भी पे की जाती है कि नहीं की जाती। सिक पे, चाहे वो वर्कर्स डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, इट गोज इनटू द इनडायरेक्ट कॉस्ट। टाइम स्पेंड बाय प्रोडक्शन वर्कर्स क्लीनिंग द मशीनरी इनडायरेक्ट, काम वो इनडायरेक्ट कर रहा है, ठीक है वो वर्कर डायरेक्ट लेकिन काम का नेचर क्या है इनडायरेक्ट। उसके बाद है जी हमारे पास ये क्वेश्चन बड़ा मजे का है, वो कहता है बजटेड प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री फॉर द नेक्स्ट पीरियड इज 4800 यूनिट्स, वी आर एक्सपेक्टिंग टू मेक 4800 यूनिट्स, ईच यूनिट रिक्वायर्स 5 आवर्स टू मेक, एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगेगा 5 आवर्स, इट मीन्स के 4800 यूनिट्स बनाने में टाइम कितना लगना चाहिए
5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, कितना बनता है? 24,000 एग्जैक्ट आता है। 24,000 आवर्स लगने चाहिए। लेबर इज पेड $10 पर आवर, ये लेबर का रेट है। आइडल टाइम रिप्रेजेंट्स 20% ऑफ द टोटल लेबर टाइम। अब देखें ये जो 24,000 आवर्स है ना, ये आइडल टाइम के बाद हैं। आइडल टाइम क्या होता है कि वर्कर्स बेकार में बैठे हुए हैं, जैसे बिजली चली जाती है वर्कर्स ताश खेलना शुरू कर देते हैं, गप्पे शप्पे मारना शुरू कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं आइडल टाइम। और जिसमें आप टाइम ज़ाया करते हो यार बैठ के। अब आपकी क्लास नहीं, आप आइडल बैठे हो, आपको समझ गए क्या करूं? ठीक है, तो दैट इज आइडल आवर्स। अब ये आइडल आवर्स की पेमेंट बनती है, हमें वर्कर्स को पे करना पड़ता है, इसलिए कि ये हमारी गलती से नहीं हो रहा। बिजली गई हुई है, हमारा तो कसूर नहीं है, वर्कर बैठे हुए बेकार में, माल नहीं पड़ा हुआ, प्रोडक्शन नहीं हो रही, माल खत्म हुआ हुआ है, आइडल बैठे हुए। अब ये जो 24,000 आवर्स हमने कैलकुलेट किए ना, दीज आवर्स आर आफ्टर द आइडल टाइम। ये कौन से आवर्स हैं? आइडल टाइम के बाद वाले आवर्स हैं। इसको हमने अस्यूम क्या करना है कि ये 24,000 घंटे हैं, ये आइडल टाइम के बाद वाले हैं। वो कहते हैं व्हाट इज द टोटल लेबर कॉस्ट। अच्छा, आइडल टाइम 20% है बाय द वे। इट मींस के हम इस 24,000 को एज्यूम करेंगे दिस इज इक्वल टू 80% ऑफ द प्रोडक्टिविटी। इफ 20% इज आइडल, 20% निकाल दो तो बाकी प्रोडक्टिव आवर्स ही होंगे ना। दीज आवर्स आर प्रोडक्टिव आवर्स, जिसमें काम किया जाता है, जिसमें प्रोडक्शन की जाती है। 24,000। बजटेड लेबर कॉस्ट कितनी होगी? देखो, जब आप कोई फोरकास्ट करते हो ना या बजट बनाते हो, तो हमेशा याद रखना कि बजट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड इंक्लूसिव ऑफ आइडल टाइम, इंक्लूसिव ऑफ नॉर्मल लॉस, इंक्लूसिव ऑफ एबनॉर्मलिटी। इसको हम बोलते हैं कंटीजेंसीज। क्या बोलते हैं वर्ड? कंटीजेंसीज का। हम जब भी फोरकास्टिंग करते हैं, इवन दो व्हेन वी प्रिपेयर द फाइनेंशियल फिजिबिलिटीज, व्हेन वी डू सम प्रोजेक्शंस इन द फ्यूचर, जो भी प्रोजेक्शन फ्यूचर में करते हैं ना, हम अपने कंटीजेंट इफेक्ट्स को सामने रखते हुए करते हैं कि यार अच्छा कल को ये नुकसान भी होगा, वो भी इसमें शामिल हो। ये ना हो कि नुकसान होने के बाद ये होगा, नुकसान होने के साथ क्या होगा। सही है? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यार, जब आप ACCA स्टार्ट करते हो, यू हैव द कंटीजेंट इन योर माइंड। कंटीजेंसी फैक्टर होता है कि आप कल को फेल भी हो सकते हैं, आपको फीस जो है वो दोबारा भी देनी पड़ सकती है, खुदा न खास्ता अगर आप फेल हो जाएं। ठीक है, इसको हम एक और सेंस में भी यूज करते हैं कि लाइक बीइंग पेसिमिस्टिक, व्हाट कैन हैपन विद यू। ठीक है, कि अगर आप नेगेटिविटी सोचते हैं, नेगेटिविटी अपने ज़हन में चलाते हैं, तो ये भी हो सकता है कि आपको लॉस भी हो जाए। तो ये कहने का मतलब ये कि 24,000 घंटे जो है ना, इसको हमने लेके जाना है 100% पे, ये 80% के बराबर है। तो व्हाट कैन बी द 100%? वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, यूनिटी मेथड यूज करेंगे, एंड विल अज्यूम इट टू बी x। ठीक है वैस? तो क्या आता है आंसर? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x की वैल्यू क्या निकलेगी? 24,000 into 100 over 80, $30,000 आवर्स निकला है। रेट क्या है? 10 का। तो टोटल अमाउंट कितनी पे करेंगे? बजटेड में कितनी कॉस्ट रखेंगे लेबर के बारे में? 3 लाख। कॉमा के बगैर आपने फिगर एंटर करनी होती है, कॉमा तो वैसे ही सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता, तो आपने 3 लाख की फिगर ऐड करनी है। नोटेड? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो हमने बजट हमेशा 100% पे बनाना है, और उसके अंदर आइडल टाइम का भी कुशन होगा। अब देखें, ये 24,000 घंटों में आइडल टाइम शामिल नहीं था। 30,000 घंटों में आइडल टाइम कितने होंगे? दोनों का फर्क 6,000। 6,000 इज ऑल्सो इंक्लूडेड इनटू दिस। यू गेट द पॉइंट? तो ये 6,000 आइडल टाइम ही है, दोनों का फर्क आइडल टाइम है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 192 आपने खुद से करना है। 193 ओवर टाइम का है। देखते हैं इसको क्या पूछ रहा है। व्हाट वाज द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ढूंढ रही हैं। अ डायरेक्ट लेबर एम्प्लॉई वर्क्स अ स्टैंडर्ड 37 आवर्स। उसका जो नॉर्मल आवर्स हैं वो कितने हैं? 37। एक वर्कर कौन सा है? डायरेक्ट वर्कर है। उसका बेसिक रेट कितना है? 15 का। ओवर टाइम इज पेड एट अ टाइम एंड अ हाफ बेसिस। ओवर टाइम रेट कैसे कैलकुलेट होगा? टाइम एंड अ हाफ का मतलब है 1 into 1/2, 1.5 टाइम्स। एग्रीड? In a week, 40 hours were worked and bonus was 20 was paid. वो कहता है जी 40 घंटे उसने काम किया और हम उसको बोनस कितना दे रहे हैं? 20। बोनस तो सीधा ही जाता है
इनडायरेक्ट में, चाहे वो डायरेक्ट का हो, डायरेक्ट वर्कर का हो या इनडायरेक्ट वर्कर का हो, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। नोटेड मेरा बच्चा? समझुन आर्युन और उतो जारियुन, आर्युन चलें। 40 घंटे हमने काम किया, पेमेंट हमारी कितने घंटों की बनेगी? 37 घंटों की, 40 की। 40 आवर्स काम किया, क्या ब्रेकअप होगा इसका? 37 नॉर्मल है, 3 आवर्स एक्स्ट्रा है। लेट हो गए आप मलाइका। 37 मल्टीप्लाई बाय बेसिक रेट कितना था? 15। कितनी अमाउंट आती है? $585, 555, 555, 555। बड़ी फिगर निकाली है यार इसने। ये कोई उसकी ना वो होगी, लकी नंबर होगा, 555। अच्छा जी, 3 आवर्स, ये ओवर टाइम आवर्स है। इस ओवर टाइम आवर्स को कैसे हम देखेंगे? अच्छा पहले मुझे ये बताएं, ये 555 कहाँ जाएगा? ये बेसिक पे है उसकी, ये कहाँ जाएगा? डायरेक्ट में जाएगा। क्या बात है जी, ये बेसिक पे डायरेक्ट में चली जाएगी। और ये जो है ये कहाँ जाएगी? 3 आवर्स। ये ओवर टाइम जो उसने बताया कि जनरल है स्पेसिफिक है? नहीं, ये मुझे बताएं क्वेश्चन में ओवर टाइम बेसिक जो आप कर रहे हैं ओवर टाइम 3 घंटों का, ये जनरल बेसिस पे है या स्पेसिफिक बेसिस पे है? जनरल बेसिस पे नहीं बताया हुआ ना उसने, साइलेंट है, तो हम क्या अज्यूम करते हैं? जनरल है। वर्कर कौन सा है? डायरेक्ट वर्कर है। अब इसका जो बेसिक रेट है, आउट ऑफ द ओवर टाइम एंड द प्रीमियम, वेयर डज द प्रीमियम विल गो? प्रीमियम कितना निकलता है बाय द वे? रेट क्या था हमारा? 15 इंटू 0.5 करेंगे तो 7.5 प्रीमियम बन जाता है। ये जो आधा है ये प्रीमियम है ना, ओवर एंड अबव। तो 7.5 प्रीमियम है और बेसिक कितना था? 15। यही है, मिला के टोटल बनेगा ना 22.5। तो ये 15 इंटू 3 करेंगे तो ये कितना बनेगा? 45। और 3 इंटू दिस 22.5। ये 22.5 कहाँ जाएगा? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। और ये कहाँ जाएगा? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में। उसने आपसे पूछा ही डायरेक्ट का हुआ है, तो ये क्या बनेगा मिला के दोनों को? 555 जमा 45। सो यू विल गेट एन आंसर ऑफ $600। ठीक है, समझ आई? चले नेक्स्ट है जी लेबर टर्नओवर, जो आज हमने सुबह बात की थी कि लेबर टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होता है। At 1st January, the company employed 50 to 50 employees. Due to expansion, the numbers of employees increased to 5680. Opening number of employees हैं 5250. Closing number of employees हैं 5680. सबसे पहले तो हम इसका एवरेज निकालते हैं। इस दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आते हैं? जल्दी से 54, 65। कंफर्म्ड? ये है एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। रिप्लेसमेंट कितनी हुई? ड्यूरिंग द ईयर 360 स्टाफ लेफ्ट द कंपनी एंड वर रिप्लेस। 360 छोड़ के जाते हैं और 360 ही रिप्लेस कर जाते हैं। तो लेबर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? रिप्लेसमेंट ओवर एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनटू 100। रिप्लेसमेंट 360 है, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं? 5465 इनटू 100। क्या आता है आंसर? 6.66% आता है। ठीक है। उसके बाद लेबर एफिशिएंसी के क्वेश्चंस हैं जी, ये आपने ट्राई करना है, असाइनमेंट है आपकी। सारे क्वेश्चन मैं तो नहीं करूंगा ना यार, मैंने पेपर नहीं देना, आपने देना है। तो 3 क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे। लेबर एफिशिएंसी जो अभी हमने क्लास में बात की थी, लेबर एफिशिएंसी, लेबर कैपेसिटी और लेबर प्रोडक्टिविटी की। बाकी जी ये आप देखें 199, ये क्या है? ये आपका है क्वेश्चन रिगार्डिंग द differential piecework system. HH operates an incentive based on the differential piecework. Employees are paid on the following basis. Weekly output up to 600 units. अगर आप 600 यूनिट्स तक टोटल बनाते हैं तो पर यूनिट रेट कितना मिलेगा? 0.4। अगर आप 601 से 650 यूनिट्स तक बनाते हैं तो क्या रेट मिलेगा? 0.5। 650 से
ऊपर बनाते हैं तो कितना रेट मिलेगा 0.75। ओनली द एडिशनल यूनिट्स क्वालिफाई फॉर द हायर रेट्स, जितने भी एडिशनल होंगे उसके ऊपर हायर मिलेगा आपको, ये स्ट्रेट नहीं है, ये डिफरेंशियल है। इन वीक 17 एम्प्लॉय प्रोड्यूस 660 यूनिट्स, 600 यूनिट्स उसने 660 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। बताएं मुझे जी, पहले 600 को क्या रेट मिलेगा 0.4, तो 600 इंटू 0.4 240। नेक्स्ट 50 यूनिट्स के लिए क्या रेट मिलेगा 25, 0.5 इंटू 5 50, $25 अब बनता है ना अमाउंट वेजेस की। बाकी कितने रह गए 10 रह गए फातिमा 7.5, तो सारों को ऐड करें 272.5 बी आंसर। बाय चांस बी और डी आ रहा है, बी और सी आ रहा है, तुके ना मारने बैठ जाना, बी आएगा हमेशा, ठीक है, पुगने बैठ जाते हो यार, बी आएगा या सी आएगा। Which of the following method of remuneration is not an incentive based scheme? Not an incentive based scheme जी। A straight piece work, B day rate, group bonus, differential, which is not an incentive, it is straight। day rate तो आपका एक खास दिन पे रेट ज़्यादा नहीं मिलता आपको, ठीक है। अगर आप ईद पे काम करते हैं, ईद पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको रेट ज़्यादा मिलता है, इंसेंटिव ही है ना एक किस्म का, इंसेंटिव फ़ायदा होता है, ठीक है। ये प्रोडक्टिविटी को साथ इससे लिंक ना कर देना आप कहीं, आपके दिमागों में यही चल रहा है जो मुझे लग रहा है। ये स्ट्रेट पीस वर्क एक सीधा सीधा रेट आप दे रहे हो यार, आप सुबह काम कर लो या रात को काम कर लो आपको रेट फ्लैट मिलेगा, ठीक है। ले जी बाकी क्वेश्चन आपके अल्लाह भला करे, आपकी जिम्मेदारी है, आपने करके आना है मंडे वाले दिन। मैं शरीफ टीचर हूँ, मैं आपका सैटरडे ऑन नहीं रखता, मैं आपका सैटरडे ऑफ ही रखूँगा। अभी मुझे ज़रूरत नहीं है सैटरडे ऑन करने की, लेकिन इंशाअल्लाह व ताला अगस्त में हम सैटरडे को भी मुलाकात किया करेंगे और लंबी लंबी मुलाकात हुआ करेगी, ठीक है, 2-2 ढाई घंटे की। तो आप अभी जितना एंजॉय करना कर लें। जी जी बाद में क्या यार, बाद में करेंगे ना, इस वक्त करेंगे तो क्या है, अभी अपनी आगे आ जाना है। फिर मुहर्रम की छुट्टियाँ कब से आ रही हैं बाय द वे?